हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ आईटी कानपुर। हमने क्लास 12th का थर्ड लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा है कीटोन, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लेक्चर 7 है। हमारा जो कल लास्ट छूटा हुआ था वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हम पढ़ रहे थे। एक या दो एग्जाम्पल के आसपास हमने देख लिया था, जिसमें हमने कहा था कि जो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से या एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। और आई थिंक हमने ग्रिग्नार्ड से भी पढ़ लिया था। फिर से देख लो, वो मैं रिकैप करा दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या हमने देखा था? हमने देखा था अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, अगर उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप डालोगे, जैसे KMnO4 एसिडिक मीडियम में, या K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट फिर से एसिडिक मीडियम में, तो ये आपका अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल। ये हमने कल देखा था, पहला एग्जांपल देखा था। दूसरा एग्जांपल हमने देखा था कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R-MgX, असल में ये R- नहीं होता, पार्सली होता है। ऐसा कह सकते हैं कि इस पे डेल्टा निगेटिव होता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होता है। इस पे हमने कहा था कि अगर इसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन कराओगे, CO2H+ एसिडिक मीडियम में, तो आपका यह भी RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ये हम 2 रिएक्शन कल देख चुके थे। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के? तो और आपका ऐसा हो सकता है कि आप साइनाइड ले लो, साइनाइड कह सकते हो या नाइट्राइल ग्रुप कह सकते हो। थर्ड ऐसे कह सकते हैं कि RC�BN, कुछ ऐसा ले लो और इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओ। H2O एसिडिक मीडियम में हम करा रहे हैं, तो ये क्या होगा? अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे, हम क्या कह रहे हैं? पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पहले ये बनेगा RC�BNO NH2 दैट इज अमाइड। पहले क्या बनेगा? अमाइड। ये अल्काइल नाइट्राइल हमने लिया है। अल्काइल या अराइल कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी नाइट्राइल लोगे आप, नाइट्राइल, और यहाँ पे ये अल्काइल या अराइल कोई भी हो सकता है, ठीक। अगर इसका कराते हो तो पहले अमाइड बनता है, और अगर फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं फिर से, तो ये आपका बन जाता है RC�BNOOH प्लस यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज हो जाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि इसका हमने डायरेक्ट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यानी कि एक्सेस में H2O एसिडिक मीडियम में हम जब करा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो याद रखना है कि अगर नाइट्राइल लेते हो आप, साइनाइड ग्रुप का कोई, अगर उसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जाके अमाइड पे रुक जाएगा, RCONH2 पे। अगर उसका फिर से हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसका अगर डायरेक्ट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तब भी ये बन जाएगा। तो 2 स्टेप में जा सकते हो या 1 स्टेप, ये आपके ऊपर होता है कहाँ पे आप रोकना चाहते हैं, ठीक है। ये तीसरा मेथड हुआ। और क्या मेथड हो सकता है? तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, वो होता है आपका फ्रॉम अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कोई बेंजीन रिंग पे अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूट हुआ है और उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन,
क्या मतलब है? अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैविंग at least one हाइड्रोजन, या ऐसे कह सकते हो ज़्यादा अच्छा कि जो अल्काइल होगा ये 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल होगा। 3 डिग्री अल्काइल होगा तो वो नहीं देगा। क्या मैं कह रहा हूँ, रिएक्शन देखो आप, मान लो कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग है और उस पर CH3 लगा है, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है टोलुइन। ठीक, इसका रिएक्शन कराओ, ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज KMnO4 के साथ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये क्या करेगा? ये डायरेक्ट आपका ये देगा COOH। समझ में आ रहा? मैंने एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन क्या बोला है? हमने ये कहा है कि ये जो कार्बन सेंटर है, ये कार्बन सेंटर, इस कार्बन सेंटर पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। ठीक, यहां पे कम से कम 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे देखो, मान लो कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे कुछ, और एक ये ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं एक। ठीक, अब हमसे कहा जाए कि इसका KMnO4 KOH कराओ। ठीक, हमसे बोला जाए KMnO4 KOH कराओ, और इसके साथ कभी कभी हीट भी लिखा होता है, नहीं भी लिखा तब भी आप रिएक्शन करा दोगे। ठीक, हीट ज़्यादा अच्छा कंडीशन होता है कि अगर हीट आपको गिवन है। क्या करेंगे हम, क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो, जैसे बेंजीन रिंग है वो तो वैसे ही रहेगा। हम ये देखेंगे कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये CH3 है तो यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 है तो ये 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखेंगे तो नो हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नो हाइड्रोजन। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये वाला सेंटर जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? बस ये हो जाएगा आपका COOH, ये भी हो जाएगा आपका COOH। ये सेंटर जैसे है वैसे रहेगा, इस सेंटर पे कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा जा चुका है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो याद रखेंगे कि कहाँ पे क्या चेंज करना है। यहाँ पे इस सेंटर से चाहे कितना भी लंबा चेन कुछ भी लगा हो, कोई लेना देना नहीं है। इधर मान लो, इधर ऐसे हमने लगा दिया, ऐसे कुछ करके, इधर हमने ऐसे लगा दिया और इधर लगा दिया ऐसे, और इसका कहा गया KMnO4 KOH के साथ हीट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस सेंटर पे हमें 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो ये सेंटर ऑक्सीडाइज होगा। इस सेंटर पे 1 हाइड्रोजन है सो ये भी ऑक्सीडाइज होगा। इस सेंटर पे भी 1 हाइड्रोजन है तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा। ये वाला सेंटर जो है वहां पे तो CH3 ही लगा है, ये तो पूरा H लगा है यहाँ पे 3, तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा। ये देखो एक रिंग है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें जस्ट बेंजीन के जो भी ऊपर वाला कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन पे, इस सेंटर को क्या बोलते हैं? बेंजीन के जस्ट ऊपर वाले को बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन पे एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? हर जगह पे देख पा रहे हो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह 1 हाइड्रोजन है तो सबको ऑक्सीडाइज कराओ, COH लगाओ। बहुत आसान होता है। COH, यहाँ पे COOH, नीचे पैरा पोजीशन पे भी COOH, और ये मेटा पोजीशन पे भी COOH। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कराए जाते हैं। जब भी आपका
बेंजीन रिंग के ऊपर जो बेंजाइलिक कार्बन में है उस पर अगर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा हमें। ठीक, ये एक मेथड हुआ जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। मान लो अगर एक तो हमने साइनाइड से बताया था, अमाइड ही दे दिया जाए सीधे, तो आपने देखा था कि जब हम साइनाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करा रहे थे तो आगे अमाइड बन रहा था और फिर अमाइड ऑक्सीडाइज होके फिर से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा था। मान लो कि अमाइड ही दे दिया जाए हमें, जैसे यहाँ पीछे वाले में देख रहा था ना मैं, यहाँ पे ये अमाइड, तो अमाइड का भी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। तो यहां से दे या यहां से दे, बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा COOH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक के बजाय इसे हम लिखते हैं बेंजोइक एसिड, ज्यादा अच्छा ये है बेंजोइक एसिड। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है बेंजामाइड। अमाइड ही है ना, तो इसे बोलते हैं बेंजामाइड। बेंजीन डेरिवेटिव है ना, इसलिए हम बेंजीन शब्द का यूज कर रहे हैं। 6, मान लो कोई असाइल हैलाइड दे दे या अराइल हैलाइड दे दे, कुछ इस तरीके से C+OCl, और इसको बोले हाइड्रोलिसिस करो एसिडिक मीडियम में। H3O पॉजिटिव का मतलब समझते हो ना, H2O + H+। H3O पॉजिटिव का मतलब होता है H2O + H+, ये दोनों मिलके H3O पॉजिटिव लिखा जाता है। इसका भी अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से ये वही बनेगा, C डबल बॉन्ड OH। अगर बेंजीन रिंग ना हो, मान लो अल्काइल हो, यहाँ पे कोई अल्काइल हो तो क्या होगा? तो हाँ, तब भी हो जाएगा RCO, यहाँ पे NH2 हो, यहाँ पे NH2 ग्रुप हो, या कोई भी हैलोजन हो। मैं यहाँ पे हैलोजन X लिख दे रहा हूं, और इसका फिर से अगर हाइड्रोलिसिस करोगे, इसका हाइड्रोलिसिस अगर आप करोगे तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, यही बनेगा। ठीक, तो कोई अमाइड हो या X क्या है वो भी यहां पे डिफाइन कर देते हैं। X आपका हैलोजन है, X क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां इधर हम कहा हाइलाइट लिखे थे ना, इसको भी यहाँ पे ना X लिख लेते हैं। और ये एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड नहीं बनेगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये गलती से लिखा जाए तो ध्यान देना, RCOOH बनेगा। ये मेथड हुआ जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। और क्या मेथड हो सकता है? अच्छा, एनहाइड्राइड दिया हो, एनहाइड्राइड से मान लो कि एनहाइड्राइड दिया हो। एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। ज्यादा सुटेबल इसका नाम होता है एसिटिक, पूरा नाम एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, इसका भी अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होता है? सिंपल, यहाँ से H2O का आगे H+ यहाँ मान लो ऐसे जुड़ता है, यहाँ पॉजिटिव बनता है, फिर H2O का ये लोन पेयर इस पे अटैक करता है, ये टूट के जाता है, दोबारा आता है, इसको निकाल देता है, कुछ ऐसे रिएक्शन प्रोसीड करता है। ठीक, पर बनेगा क्या? देखो फिर CH3COOH बनेगा ना इधर से, और यहाँ से भी CH3CO और ये OH2। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसे बनेगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O पे माइनस बनेगा, पानी में से ले लेगा, COH बन गया, प्लस इधर से अगर लिखोगे तो फिर से C डबल बॉन्ड O, इधर ये है CH3 आपका, और यहाँ से OH2 ग्रुप जुड़ा है, OH2, इस पे पॉजिटिव आएगा लोन पेयर दिया है तो। देखो
ऐसे बनेगा ना, इस पे पॉजिटिव आएगा, ये अपना पानी लोन पेयर दिया है तो फिर ये एक H+ निकल जाएगा और ये क्या बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये था हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड और ये है आपका एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। तो इसके हाइड्रोलिसिस से भी बनता है। तो इस तरीके से ये सब रिएक्शन होते हैं जिसके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अच्छा, एक और है फ्रॉम एस्टर। एस्टर से भी बनता है। एस्टर से कैसे बनेगा? एस्टर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, RCO और फिर इधर R'। ये क्या है? एस्टर। R भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि R हमेशा अलग ही होना जरूरी है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराओ, H3O पॉजिटिव। क्या होगा इसमें से? सबसे पहले ये अपना लोन पेयर देगा H+ को, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब ये वाला सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है तो H2O का ऐसे लोन पेयर आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये टूट के ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा और ये टूट जाएगा। तो देखो RC डबल बॉन्ड OH2, और आपको पता है कि OH2 में से H+ फिर से निकल जाएगा, ये ऐसे, और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। और इधर बचा क्या? R' O- और O- जो होगा वो H ले लेगा और ROH। तो अगर आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हो तो वहां भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्कोहल बनता है। जब आप रिएक्शन, अगर आपको याद हो तो हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाया था एस्टरिफिकेशन, तो वहां पे भी हमने आपको एल्कोहल और इसका जस्ट रिवर्स, एल्कोहल और एसिड का रिएक्शन करा के आपका हमने एस्टर बनाया था। तो ये आपका एस्टर है और एस्टर से ये आपका एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सब तरीके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के। R यहां पे कुछ भी हो सकता है, याद रखना। R कैन बी अल्काइल, R आपका अल्काइल हो सकता है, या आपका ये अराइल ग्रुप हो सकता है, यानी बेंजीन रिंग भी हो सकता है। R या R', दोनों में से कोई भी, किसी को भी अगर फिनाइल बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे ही जाएगा। ये था हमारा बनाने का तरीका कि कैसे कैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। अब हम चलेंगे, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछला रिवीजन किया होगा तो जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं तो हम ज़्यादातर जगह पे बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ भी हम वही बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। तो उससे पहले, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ये याद रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, RCO और फिर इधर H, ये दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहता है। ये आपको दिख रहा ऐसे कुछ इस तरीके से, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H पूरा ही लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो आपस में दो के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से आपको याद आ रहा होगा कि अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, और उससे होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट में हम करते क्या है? बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? तो हमने आपको बताया था कि वो टेम्परेचर जिसमें सोल्यूशन जो बना है ना, लिक्विड फॉर्म में है, उसमें से एक मॉलिक्यूल को निकाल के हम बाहर कर दें। और बाहर करना आसान होगा जब वो किसी से इंटरेक्ट ना कर रहा हो। यहाँ पे तो इंटरेक्ट कर रहा, तो जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा उतना दिक्कत होगा उसे निकाल के बाहर करने में। तो आपको एल्कोहल में जब हमने कहा था यहाँ पे ROH और यहाँ भी
ROH। तो हमने कहा था ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता रहता है। और यहाँ देखोगे दो दो जगह, एक ही मॉलिक्यूल में दो जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा, यहाँ भी हो रहा। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल के कंपैरिजन में अच्छा होता है। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, यहाँ भी हो रहा, पर वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है, जिसके कारण होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो एल्कोहल से भी ज़्यादा होगा। तो याद रखना है, फॉर कंपैरेबल मोलर मास ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? देखो, सबसे ज्यादा होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर आपका होगा एल्कोहल का, फिर कीटोन एंड एल्डिहाइड में किसका ज्यादा था? आई थिंक मुझे जो याद आ रहा उसमें एल्डिहाइड का ज्यादा था, एल्डिहाइड, और फिर आपका कीटोन। तो ये आपका ऑर्डर होगा। जब भी कंपेरेबल मोलर मास होगा, यानी कि जो मोलर मास है वो अगर लगभग सेम होगा, लगभग सेम का मतलब पीछे वाला आप रिएक्शन देखोगे, सॉरी एग्जांपल देखोगे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि जस्ट 1 और 2 का डिफरेंस होता है। तो कंपेरेबल मोलर मास अगर होगा तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, फिर अल्कोहल का होगा, फिर एल्डिहाइड का होगा, तब कीटोन का होगा। तो ये ऑर्डर आप नोट करो। अच्छा, एक सॉल्युबिलिटी भी हम डिस्कस करते थे, वो भी देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि अल्कोहल में चूंकि H2O के साथ जो अल्कोहल होते हैं ROH, ये इधर दिखा देता हूं अलग से, इधर ROH जो H2O होता है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। हमने आपको बताया था वहां पे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा, इधर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा, जिसके कारण जो अल्कोहल होते हैं वो हाईली सॉल्युबल, अच्छा खासा सॉल्युबल होते हैं OH2O में। यहां भी सेम ही होने वाला है, RC≡OH। अब हमने लिखा है यहाँ पे H2OH। देखो ये मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा ना। अच्छा, इस वाले ऑक्सीजन से मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूं? क्योंकि इसका लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर देखो ऐसे रेजोनेंस में जा रहा ना, पर इसका लोन पेयर तो जैसे वैसे ही है, इसलिए मैं इस वाले ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा हूं। याद रखना है कि मैं क्यों दिखा रहा हूं, हर चीज का रीजन होता है। तो ये आपका हो रहा है H बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, ये आपका H2O है। मैं थोड़ा सा आपका अच्छे से H2O लिख देता हूं, H2O, ठीक। यह है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और यह है आपका H2O, या वाटर लिख देता हूं, वाटर। अभी वाटर से जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड या ज़्यादा अच्छा होगा पूरा डिटेल में लिखना। अगर अल्कोहल में भी आपको पता होगा कि जब ये अल्काइल चेन बढ़ता जाता है तो सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। सॉल्युबिलिटी is inversely proportional to length of alkyl chain। सेम यहां पे भी होगा। ये जो अल्काइल चेन है ना, तो याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ अल्काइल चेन।
तो जो अल्काइल चेन जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, वो जितना छोटा होगा उतना अच्छा सॉल्युबल होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा क्यों हो रहा? तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये अल्काइल ग्रुप का, ये तो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये पूरा जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्युबल ही इसके कारण है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रहा। तो ये जितना छोटा होगा उतना ये वाला ग्रुप होगा। ऐसे जब कार्बोक्सिलिक एसिड में देखे हुए तो ये वाला, ये जो ग्रुप है, ये रीजन है सॉल्युबल होने का, तो ये जितना छोटा होगा वो इतना ज्यादा नंबर में होंगे, और ये जब ज्यादा नंबर में होंगे तो H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, सॉल्युबल ज्यादा होगा। तो याद रखना है, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये जितना छोटा होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड उतना अच्छा सॉल्युबल होगा। मान लो कुछ ऐसा अगर एग्जांपल ले लिया जाए या आपको कंपैरिजन करने के लिए दे दिया जाए, कंपेयर सॉल्युबिलिटी। पहला आपको दे दिया जा रहा, मान लो एक है आपका HCOOH, दूसरा आपको दे दिया जा रहा CH3COOH, तीसरा आपको दे दिया जा रहा CH3CH2COOH, एक और आपके पास है CH3CH2CH2COOH। ऐसे आपके चार के बीच में कंपैरिजन करने को बताया जा रहा कि इन चारों में कंपेयर करो कि कौन कितना अच्छा सॉल्युबल है। तो याद रखना है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये जितना बड़ा होता जाएगा, ये एक है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो जितना बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो मान लो मैं ना ऐसे नंबरिंग कर दे रहा हूँ या ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ, नंबरिंग करूंगा तो जल्दी हो जाएगा। ए, मान लो ये आपका बी, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो सबसे अच्छा जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा, सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो सबसे अच्छा ए, फिर बी, फिर सी और देन डी। तो ये आप याद रखोगे। हम किस बेसिस पे कर रहे हैं? तो हम इस बेसिस पे कर रहे हैं कि जितना लंबा अल्काइल चेन होता जाएगा वो उतना कम सॉल्युबल होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पे आपकी समाप्त होती है। अब हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या? केमिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया और हमने आपका सॉल्युबिलिटी डिस्कस किया। वहां पे ये याद रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अप टू 4 मेंबर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अच्छा खासा सॉल्युबल होता है, उसके 5 सॉल्युबल उतना नहीं होते। तो अप टू 4 मेंबर नोट करके यहाँ पे लिख लो। क्या नोट लिखना है आपको? आपको ये लिखना है अप टू ब्यूटाइल कार्बन चेन, अप टू ब्यूटाइल कार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर soluble in water। तो ये याद रखना है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जब तक ये 4 मेंबर या 3 है, एक और 4 तक सॉल्युबल होता है, इससे ऊपर अगर करोगे तो फिर उतना अच्छा सॉल्युबल नहीं होता। ये हुआ सॉल्युबिलिटी। अब हम चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज आपका आता है एसिडिटी। क्या आता है? एसिडिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी देखो, RC≡OH, ये आराम से H+ दे देता है और ये बनाता है RC≡O-H+। ऐसा क्यों होता है कि ये H+ दे देता है? उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि H+ देने के बाद ये जो निगेटिव चार्ज है ये अच्छा खासा रेजोनेंस में जा रहा है। ये जो निगेटिव चार्ज है ये आराम से कुछ ऐसे हो जाएगा, RCO पे माइनस और इधर डबल बॉन्ड O, फिर ये दोबारा आएगा, इस पे आ जाएगा। तो ये ऐसे ही आपका रेजोनेंस करता रहेगा। इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो कुछ ऐसे, RC डबल बॉन्ड या O और ये ऐसे निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव यहाँ, पार्शियल निगेटिव यहाँ। तो जो निगेटिव चार्ज है वो इस पे से इस पे ऐसे वैरी करता रहेगा। तो या तो पार्शियल निगेटिव से दिखाओ
या कुछ ऐसे दिखा दो कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो ऐसे इन पे से कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे ऐसे आ जा रहा है, जिसके कारण ये स्टेबल है और इसी के कारण ये आराम से H+ दे देगा। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो नाम में भी एसिड लगा है तो वो इसी से है क्योंकि H+ आसानी से दे देता है। इसका pKa वैल्यू क्या होगा? pKa तो ये आपको आई थिंक पता होगा कि pKa वैल्यू से हम कैसे पता करते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। तो याद रखना कि जो एसिडिटी होता है ना, एसिडिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka वैल्यू का। Ka वैल्यू क्या होता है? तो ये जो H+ दे रहा ना, इसी को बोलते हैं एसिडिक कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये A इसलिए लगा है, एसिड का देख रहे हैं इसलिए, और ये इक्विलिब्रियम में रह रहा है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कि कितना तेजी से ये H+ दे रहा। तो जितना तेजी से H+ देगा दैट इज Ka वैल्यू उतना ज्यादा होगा और एसिडिटी उतना ज्यादा होगा। यहां पे जब देखोगे जो एसिडिटी होगा वो K वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस जितना आपका K वैल्यू ज्यादा होगा वो कंपाउंड या वो कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। पर आपको जब दिया जाता है ना कंपेयर करने के लिए, वहां पे pK वैल्यू दिया जाता है। तो याद रखना है कि जो एसिडिटी होता है ना, एसिडिटी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK वैल्यू। K वैल्यू के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पर pK वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और pKa कैसे निकालते हैं? pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K। तो जो K वैल्यू होता है उसका लॉगरिथम ले लोगे नेगेटिव के साथ तो उसे हम कहते हैं pK। तो एसिडिटी में जब भी आपको pK वैल्यू दिया हो तो pK वैल्यू के कंपैरिजन करके आपको बता सकते हो कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। अच्छा, एसिडिटी दिखाने के लिए ऐसा भी है, क्या क्या रिएक्शन किए जाते हैं जिससे हमें पता चले कि ये एसिडिक है। तो देखो कुछ रिएक्शन है जैसे RCOOH, इसका रिएक्शन अगर आप करोगे सोडियम के साथ, अब आपको पता होगा कि जो सोडियम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जो सोडियम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये तुरंत Na से Na+ में चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ये H+ ले लेगा और ये बना लेगा RCOO- Na+, सॉल्ट बनाएगा और यहां से जो H+ है ना वो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा और H2 गैस बनाएगा। ऐसे ही एक दूसरा रिएक्शन होता है कि RCOOH, इसका अगर आप रिएक्शन कराओ NaH के साथ, वहां पे क्या होगा? तो वहां पे ये जो H- है, NaH एक बेस है, ये क्या है बहुत कम जगह देखने को मिलता है पर याद रखना इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। क्या बनाएगा? ये H- इस H+ को ले लेगा और H2 गैस बनाएगा और यहां बनेगा RC≡OH और ये H- ये Na+ है, H- है तो H- इस H+ को लेके H2 गैस बना देगा। ठीक, कुछ ऐसे रिएक्शन जा रहा होता है। यहां पे एक मॉलिक्यूल लिया है तो यहां पे हम हाफ लिख दे रहे हैं क्योंकि H2 तो यहां से H- यहां से H लेगा तो ये पूरा बना देगा, ये पूरा बनेगा। यहां तो H का सोर्स केवल यही है ना तो एक ही H आएगा इसलिए हमने हाफ H2 लिखा। यहाँ पे H- यहाँ से H यानी कि एक H का सोर्स ये है तो यहाँ से आराम से 1 मोल H2 गैस बनेगा। तीसरा रिएक्शन क्या है? तीसरा रिएक्शन है आपका NaOH से रिएक्शन कराओ तो फिर से वैसे ही एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस अगर रिएक्शन होगा तो अब की बार हमने डाला NaOH। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा? तो ये भी आसानी से यही बस OH- ये Na+ है तो OH- H+ लेगा तो RCOO- बनेगा, Na+ इसके साथ आ गया और यहां से H+ चला गया तो ये क्या बनेगा? H2। यहां से OH- और यहां से H+ तो क्या बना? H2। इसके बाद एक और रिएक्शन है जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं।
एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड की जांच के लिए। तो हम कह सकते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की जांच करने के लिए, पता करने के लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं, तो हम करते ये हैं कि जो मान लो कि कंपाउंड में RCOOH ये ग्रुप प्रेजेंट है, अगर है या नहीं हमें तो नहीं पता है, पर हम इसका रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 से, NaHCO3 इससे हम रिएक्शन कराते हैं। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो जो भी हमें कंपाउंड दे रखा है, जब उसमें आप सोडियम बाई कार्बोनेट दोगे तो ये क्या होगा, ये Na+ और ये माइनस, तो ये माइनस फिर से H ले लेगा, तो ये बना देगा R C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और ये Na+ इसके साथ चला गया, ये सॉल्ट बन गया। और ये जो माइनस है, ये जो आपका माइनस है ना, ये वाला, ये इस H+ को लेगा, तो ये H माइनस HCO3 माइनस है ना, ये HCO3, तो ये H2CO3 हो जाएगा, H2CO3, और ये फिर टूट जाता है तुरंत H2O प्लस CO2 में। देखो H2C और O2 यहाँ, एक यहाँ, तो H2CO3। तो ये जो H2O प्लस CO2, ये जो है ना, ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मान लो बीकर में आपने कोई कंपाउंड लिया और उसमें आपने सोडियम बाई कार्बोनेट, ऐसे नमक के जैसा होता है, तो आपने उसमें डाला तो तुरंत रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा नीचे, और इसके बाद गैस CO2। तो यदि आपको उसमें ऐसे दिख रहा है CO2 निकलते हुए, CO2 निकलते हुए कैसे दिखता है, तो ऐसे बुलबुले निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुलबुले जो बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। तो अगर ऐसा बन रहा तो इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें प्रेजेंट है, अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब नहीं है। तो मैंने आपको एल्डिहाइड का भी टेस्ट बताया था कैसे होता है, फेलिंग रिएजेंट से या टॉलेंस रिएजेंट से। कीटोन का हमने बताया था 2,4-DNP टेस्ट, जिसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये टेस्ट होता है, जिसमें हम सोडियम बाई कार्बोनेट को डालते हैं, इसको वाटर में घोल लेते हैं, इसको हम वाटर में घोल लेते हैं और इसके बाद इसको उसमें डालते हैं। तो अगर ये ऐसा CO2 उसमें से निकलता हुआ दिख रहा है, CO2 गैस तो नहीं दिखेगा, पर ऐसे बुलबुले खूब ढेर सारे निकलते हुए बहुत तेजी से निकलता है, ये बहुत तेज निकलता है। तो अगर रहेगा तो बहुत तेज से निकलेगा, ऐसे बुलबुले बहुत तेज से उठेंगे, ऐसे बीकर से बाहर भी आ सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं हो रहा तो नहीं है। तो ये था आपका टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पीके वैल्यू दे रखा है, तो ये आपको याद रखना है क्या क्या दे रखा है। पीके का वैल्यू नहीं याद रखना, मैं अभी आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा, आपको जब भी आएगा तो आपको कंपेयर एसिडिटी आपको कंपेयर करना है। देखो किसका किसका करना है। पहला है आपका ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड CF3, इसको मैं ना ओपन करके लिख रहा हूं, CF3 COOH। दूसरा है आपका बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड का ये होता है। और तीसरा है आपका एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ऐसे लिख दे रहा हूं। नाम क्या क्या है इसका, अच्छा पीके वैल्यू दे रखा है, वो भी मैं पहले लिख दे रहा हूं। देखो पीके वैल्यू ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड का है आपका, ये मैं पीके वैल्यू लिखने जा रहा हूं। इसका है 0.23, ठीक। इसका है आपका 4.19 और इसका है आपका 4.76। अब देखो
आपको अगर कंपैरिजन करने को बोले, अगर पी के वैल्यू दिया है तब तो पीछे वाले फॉर्मूले से ही आप लगा लोगे। ये यहां पे बोला था ना, जो एसिडिटी होगा वो पी के की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसका पी के वैल्यू कम वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा। तो देखो अगर पी के वैल्यू दिया है तो इससे हम आराम से कह सकते हैं कि जो एसिडिटी होगा, एसिडिटी वो सबसे पहले होगा आपका CF3 C डबल बॉन्ड OH का, फिर आपका होगा इसका बेंजोइक एसिड का, और इसके बाद आपका होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। तो ये एक ऑर्डर था जो हमने पी के वैल्यू से निकाला। क्या ऐसा कैसे आ गया यहाँ पे? तो ये इसलिए आया क्योंकि पी के वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ से लिखो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के वैल्यू। जो पी के वैल्यू होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां से ये आ रहा कि पी के वैल्यू इसका सबसे छोटा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका सबसे ज्यादा, फिर ये तो हुआ जो हम पी के वैल्यू से कंपैरिजन किया। मान लो पी के वैल्यू ना दिया हो और फिर हमसे कंपैरिजन करने को बोला जाए, हमने कहा जाए कि CF3 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH और एक आपको दे दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब हमसे कहा जाए कि बताओ इसमें कौन सा ज्यादा एसिडिक है, पी के वैल्यू ना दिया हो, तब हम क्या करेंगे? तो हम करते ये हैं, हमेशा जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ दे ज्यादातर जगह पे आपका ये फॉर्मूला लग जाता है, क्या? सबका कॉन्जुगेट बेस लिखो। कॉन्जुगेट बेस पता है ना क्या होता है? एसिड में से H+ निकाल के जो बचता है उसे हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस है। और याद रखते हैं कि जो एसिडिटी होता है ना, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जो एसिडिटी होता है वो कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें ये देखना है कि ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है। तो देखो यहां अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कितने लगे हैं? 3, इधर भी F, इधर भी F, इधर भी F। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आराम से यहाँ पे आएगा, जल्दी जल्दी करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है वो सेंटर वो पार्शियल पॉजिटिव हो गया। इतना तो सब में है, C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस, ये तो सब में है। बट अलग क्या है? तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CF3 है। तो CF3 जो है, जो F है, वो खूब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। तो अगर खूब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा तो ये आराम से ये वाला जो सेंटर है ना, ये सेंटर ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये कार्बन सेंटर। क्यों? क्योंकि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे ये सब खींच रहे हैं, ये सब खींच रहे हैं अपनी तरफ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। तो अगर ऐसा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये जल्दी जल्दी O नेगेटिव इधर बॉन्ड बनाएगा, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये जो कार्बन सेंटर है ये sp2 सेंटर है। कार्बन सेंटर क्या है? sp2। ये वाला कार्बन सेंटर क्या है? sp3। तो याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो होता है वो सबसे ज्यादा sp सेंटर का होता है, फिर sp2 सेंटर का होता है, फिर sp3 सेंटर का होता है। ठीक, अगर ऐसा होता है तो sp2 और sp3, ये भी sp3 था, ये क्या है? sp3, वो भी sp3, ये sp2। तो उस वाले रूल से तो sp2 ज्यादा होना चाहिए। फिर ये क्यों हो रहा? तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे फ्लोरीन है, और ये फ्लोरीन ज्यादा एसिडिक बना रहा है। इन दोनों पे देखोगे तो ये भी कार्बन सेंटर है, वो भी कार्बन सेंटर है, जिसपे ये
इधर कार्बन लगा, इधर कार्बन लगा, इधर ये HH लगा है। तो sp2 सेंटर ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा कंपेयर टू sp3। sp3 एक्चुअली इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा जबकि ये खींचेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक हुआ कंपेयर टू दिस। अगर स्टेबल ये ज्यादा है, ये क्या, ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी, और ये अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आप खुशी खुशी कह सकते हो कि तब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। तो इस तरीके से हम एसिडिटी का ऑर्डर फाइंड करते हैं। आपके बुक में एक एसिडिटी का ऑर्डर दे रखा है, देखो एक बहुत अच्छा सा ये भी बना के दे रखा है कि C डबल बॉन्ड O माइनस, या ये तो रेजोनेंस में रहता है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि रेजोनेंस में ही दिखा देते हैं। O इधर O, ऐसे ये रेजोनेंस में, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो और एक ऐसे लगा हो कि O इधर O और ये ऐसे रेजोनेंस में, ये निगेटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल increase the acidity of carboxylic acid, acidity of carboxylic acid। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके एसिडिटी को बढ़ाएगा जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल decrease the acidity of carboxylic acid। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी है वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ। तो ये आप इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लोगे, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक। अगर ये आप याद रखोगे तो आपका कभी भी एसिडिटी का क्वेश्चन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है तो गलत नहीं होगा। एक ऑर्डर दे रखा है, मैं वो आपको लिखा दे रहा हूं। क्या ऑर्डर है आपका? वो ऑर्डर आपका दे रखा है कुछ ऐसे, सबसे ज्यादा जो एसिडिटी होता है वो आपका होता है CF3, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का ऑर्डर। क्या ऑर्डर होता है? तो देखो सबसे ज्यादा होता है CF3 COOH, फिर आपका होता है CCl3 COOH, फिर आपका होता है CHCl2 COOH, फिर आपका होता है NO2। सारे ग्रुप को लेके आपका बना दिया गया है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ये ऑर्डर आपको याद करके रखना है। एक जनरल ट्रेंड अगर पूछा जाएगा तो आपसे सारे नहीं पूछे जाएंगे एक साथ, इसमें से 3-4 उठा के पूछा जाएगा, CnCOOH, फिर ऐसे ही कंटिन्यू होगा। FCH2COOH। एक देखो 3 फ्लोरीन वाला सबसे ज्यादा है, पर 1 फ्लोरीन आएगा तो कम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद होगा 1 क्लोरीन वाला ClCH2COOH, फिर आपका एक Br वाला ब्रोमीन CH2COOH। एक ब्रोमीन हटाने के बाद अगर कुछ भी ना लगा हो तो HCOOH। उसके बाद आपका आएगा CH2COOH, फिर आपका होगा C6H5 मतलब बेंजीन रिंग की बात हो रही है, C6H5COOH, फिर C6H5CH2COOH,
उसके बाद आपका है CH3COH, CH3COOH, और फिर आपका CH3CH2COOH। अब मान लो रैंडमली आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कोई भी 3-4 उठा के कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे होगा, तो हमेशा याद रखना है कि आपको ये वाला, ये फॉर्मूला अगर ये आपको पता होगा तो वो पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार ऐसे आप रफ देख लोगे तो आप कर लोगे। कैसे, देखो मान लो मैं इसमें से उठाता हूं, मान लो आपके ऐसे कह दिया जाए कंपेयर एसिडिटी कंपेयर करने को बोल दिया गया, और आपसे ऐसे पूछ लिया, दे दिया गया एक, मान लो ऐसे बेंजीन रिंग वाला दे दिया गया, मान लो बेंजोइक एसिड COOH, एक आपको दे दिया गया Cl CH2COOH, फिर आपको मान लो दे दिया गया दो ले लेते हैं ना, एक आपको दे दिया गया मान लो HCOOH, फिर आपको दे दिया गया CH3COOH, ऐसे कुछ 3 हमने से उठा लिए हैं। ठीक, अब इनमें से अगर हमें बताना हो कि इन चारों में से ये A है, ये B है, और ये आपका C है, और ये D है, ऐसे बताना हो कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो हमने क्या बताया था, आप हमेशा देखोगे कि जो ग्रुप COH लगा है वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा या दे रहा। तो देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, पुल करेगा पर बहुत कम करेगा, यहाँ पे एक क्लोरीन और CH2 ग्रुप लगा है तो क्लोरीन अपनी तरफ से खींचेगा, तो सबसे ज्यादा ये होना चाहिए। यहाँ पे कोई देने वाला नहीं लगा, तो याद रखना है ये ऐसे है, HC⋯OH ऐसे है, यहाँ पे ये CH3C⋯OH कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे CH2, इधर Cl, फिर ये COOH ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये पुल कर रहा, यहाँ पे कोई पुल नहीं कर रहा, यहाँ पे ये दे रहा, ये क्या कर रहा, CH3 दे रहा, यहाँ पे तो कोई नहीं कर रहा, तो कम से कम ये दे रहा, ये नहीं दे रहा, तो ये तो हमेशा ज्यादा होगा इससे। यहाँ पे ये पुल कर रहा, अगर पुल कर रहा तो ये ज्यादा होगा हमेशा इससे। और ये बेंजीन रिंग भी sp2 सेंटर है, sp2 सेंटर पुल करता है पर बहुत कम करता है। जो sp2 सेंटर होता है वो करता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है पर बहुत कम बढ़ाता है, तो सबसे ज्यादा आपका जब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखोगे तो B हो जाएगा। B के बाद आपका होगा ये बेंजीन रिंग, देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग से HCOH ज्यादा है, तो ये ऑर्डर फॉलो करना है, B, फिर आपका C, और C से ज्यादा A, और फिर आपका D। तो एक अगर आप रफ भी आइडिया लेके चलोगे कि ये वाले में कौन सा फॉलो हो रहा, कौन पहले आ रहा कौन बाद में आ रहा, तो लास्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। या जो आपका ऑर्डर दे रखा है उसमें 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हो तब तो आपको ये एक रफ आइडिया अच्छे से रहना चाहिए, पर यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन 4 ऑप्शन में से अगर ये रफ भी पता है ना, या इसमें से अगर आपको 2-3 भी पता है तो आप देख के जान जाओगे कि यार ये तो हमेशा इससे ज्यादा होगा, फिर आप 4 में से कोई 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, फिर आपको पता होगा कि ये अगर खींच रहा तो ये सबसे ज्यादा ही होना चाहिए, तो फिर देखोगे सबसे आगे B है या और कौन है, तो ऐसे करके आप एलिमिनेट करते हो ऑर्डर को। ये हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर या एसिडिक स्ट्रेंथ पे चर्चा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम चलेंगे रिएक्शन कराने के लिए, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन। सबसे पहले आपका है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक, वो जो पीछे वाला रिएक्शन आपने पढ़ा था ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एसिटिक फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड, उसी का जस्ट अपोजिट है ये एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? तो बस एक कार्बोक्सिलिक एसिड लो, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, फिर दूसरा भी कार्बोक्सिलिक एसिड लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, और हम क्या करेंगे? जस्ट यहां से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालो। एसिडिक मीडियम में होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर आपको याद हो तो इसी का हम जब हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो हम वाटर ऐड कर रहे थे, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा -H2। इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म आपके रिएक्शन में नहीं है या आपके सिलेबस में नहीं है, होता बस ये है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये H+ ऐसे आता है, यहाँ पे पॉजिटिव बनता है, ये लोन पेयर H+ लेता है, फिर इसका ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और ये टूटेगा, फिर से वापस आएगा, OH को निकाल देगा। तो ऐसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, पर आपके सिलेबस में इसका मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए हम मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे। आपको बस याद रखना है कि 2 एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल लेना है और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना है, तो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, जस्ट जैसे एस्टर फॉर्मेशन हो रहा था। यहीं पे मैं आपको दूसरा रिएक्शन बता दे रहा हूं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन वो कैसे होता है? तो फिर से यहां पे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसका कोई एल्कोहल से रिएक्शन करा दो, R- या ROH। ये भी आपका एसिडिक मीडियम में ही होता है। क्या होगा एसिडिक मीडियम में कराओगे तो? जस्ट ये जो लोन पेयर है ये इसको ले लेगा, तो ये अगर लेगा तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये पे पॉजिटिव, और ये OH प्लस R', ये जो OH है ये ऐसे ही रहेगा, फिर ये जो लोन पेयर है ये इस पे अटैक करेगा, ये टूट के वापस आएगा, इसको निकाल देगा, तो ये बन जाएगा R, ये डबल बॉन्ड O जैसे है वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे H पॉजिटिव और ये O R', यहाँ पे H, और फिर ये बन जाएगा आपका ये जो एक्स्ट्रा में है ना, ये इधर इस पे, और ये ऑक्सीजन पे प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, H+ मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, और RC डबल बॉन्ड OR। इसके लिए भी हमने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था। वो क्या बताया था हमने कि आराम से आप RC डबल बॉन्ड O, इधर OH, और फिर R' OH ऐसे लिखोगे, और ये वाला ऑक्सीजन ऐसे ही रहेगा, यहां से ऑक्सीजन निकलता है, याद रखना, -H2O, एसिडिक मीडियम में होगा ये रिएक्शन, और ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR'। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड था एस्टर बनाने का। कुछ अभी और रिएक्शन आपके बचे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन आपके और बचे हुए हैं, जैसे असाइल हैलाइड या अराइल हैलाइड बनाना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से, और अमाइड बनाना NH3 का रिएक्शंस। तो ये सब रिएक्शन हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।